वॉइस क्लियर जा रही है? Yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Sir. हो गया गुड मॉर्निंग। तो सबको म्यूट कर दीजिए। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास पे क्या डिस्कस हुआ था? चैप्टर फिनिश हो गया था? डाउट हेलो स्टूडेंट्स। Doubts पूछ रहे थे आप। हाँ, तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया था। अब उसमें एक्सरसाइज आप अपनी बुक से तो क्या नहीं आ रहा है बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, और इसमें आपको जनरेटर वगैरह आपके सिलेबस से आउट कर दिया है। बाकी और इसमें डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर से आगे कुछ नहीं है। हाँ, उसके आगे बेटा कुछ नहीं है। एक दो चीजें थोड़ा सा मैं आपको सर डिस्कस कर देना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ सर रिपल्स नेचर जो बताया इंडक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, सर उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। किसको बेटा? सर वो क्लियर नहीं हो पाया। कौन सा टॉपिक? सर ईएमआई में सर हाँ, जो रिपल्सन नेचर होता है ना इंड्यूस करंट का, सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस इंडक्शन में हमने करंट का नेचर। बहुत चिल्लो रे। एक लोग बेटा बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने जो दो टॉपिक के थ्रू बताया था। एक वायर के थ्रू जिसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके बताया था, और एक कॉइल वाला केस बताया था जिसमें मैग्नेट को मूव करा रहे थे। सर कॉइल वाला सर वो नहीं समझ में आया। तो किसमें दिक्कत है आपको? इंड्यूस करंट का नेचर होता है ना सर। हाँ हाँ सर वो हाँ। रिपल्सन करता है सर, ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब सर ये concept। वो करंट की डायरेक्शन आप नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हो ना कि कब किधर को होगा। यस सर। अच्छा चलो यस ठीक है, सर। देख लेते हैं। यस सर। सर और गैल्वेनोमीटर का भी नहीं हो पा रहा है। हाँ सर हाँ, एक कॉइल से बताए थे और एक किससे बताए थे? चलो देख लो फिर से उसे एक बार। सपोज सर हमने क्या, अब बिल्कुल साइलेंट हो जाओ बेटा। 40 मिनट एकदम साइलेंट हो जाओ। सपोज दैट ये हमने कॉइल एकदम साइलेंट। और हमने यहाँ पे एक बेटा गैल्वेनोमीटर इसमें लगा दिया। अभी इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें करंट नहीं है। जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मेजर होगा। अभी हमने यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया। ध्यान से देखिए, ये कैसा मैग्नेट है? एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट। अभी क्या है, तो वो स्टेशनरी है, अभी मोशन में नहीं है। आइदर द कॉइल और ना ही ये आपका मैग्नेट, बोथ आर स्टेशनरी। देन नो करंट will induced in the coil, means गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। अभी वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है।
बट जैसे ही आप मैग्नेट को मूव कराओगे, सर म्यूट करवा दीजिए सर, म्यूट। आप सब लोग अपना ऑडियो बेटा म्यूट कर लो ना, मुझे क्यों म्यूट करने के लिए बोल रहे हो? म्यूट करके पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो चीज नहीं आएगा वो आप पूछोगे, लेकिन आप बेमतलब की भी बातें करते रहोगे तो फिर इससे तुम्हारा और केवल तुम्हारा लॉस है, मेरा क्या, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के चले जाऊंगा। आप अपने ऑडियो को म्यूट रखो, आप उसे तभी खोलो जब आपको कुछ क्वेरी करनी हो, कुछ पूछनी हो, अदरवाइज आप सिर्फ सुनने का प्रयास करो। देखो बेटा, हियर इज बार मैग्नेट, जब तक वो स्टेशनरी था, वो मोशन में नहीं था, देयर विल बी नो एनी करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। बट जैसे ही हमने इस मैग्नेट को मूव किया, आप दो तरह से मूव करा सकते थे, आइदर इट मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, या तो कॉइल की तरफ वो जाएगा या कॉइल से दूर हटेगा। अब ये कह रहा है कि इन ऑल केसेस या इन बोथ केसेस वो डायरेक्ट मैग्नेट उसकी तरफ जाए या फिर उससे दूर हटे, उसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो या इस तरह की होगी कि इसके मोशन का अपोज करेगा। Means nature of the current induced in the coil is such that it always opposes the cause of its inducement, या it always opposes the motion of the magnet, ये भी कह लीजिए। जो उसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसके मोशन का वह अपोज करेगा। It opposes the मोशन ऑफ मैग्नेट, वो मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। अब कैसे अपोज करेगा? इन दिस केस व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स कॉइल, जब वो कॉइल की तरफ मैग्नेट जा रहा होगा तो उसके जाने का अपोज करेगा, मींस उसको वो रिपेल करेगा। और रिपेल कैसे करेगा? अगर ये नॉर्थ पोल है तो वो भी नॉर्थ के जैसे ही बिहेव करे, तभी ना नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन का क्या अट्रैक्शन का लगेगा? रिपल्शन सर। रिपल्शन का लगेगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि इनके बीच में रिपल्शन होना चाहिए। लेकिन यहीं पे यदि वो मैग्नेट दूर जा रहा होता, बाय द वे अगर वो दूर जा रहा होता तब उसको रोकने का प्रयास वो करती, और रोकती कब वो करेंट? जब वो अट्रैक्शन का फोर्स, अरे बस समझ में, उस समय अब वो अट्रैक्शन का फोर्स प्रोड्यूस करती। तो अट्रैक्शन के लिए अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये कैसा होना चाहिए? साउथ पोल चाहिए। क्लॉक फेस रूल में हम लोगों ने पढ़ा था ना, इस तरह से साउथ के जैसे होना चाहिए। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, तो साउथ का मतलब जो है डायरेक्शन करंट की ये हो जाएगी। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हुआ तो ये डायरेक्शन आपकी करंट की ये हो जाएगी, ऐसे जा रही है और यहाँ से और इसकी डेफ्लेक्शन की डायरेक्शन। कोई दिक्कत इसमें? अब यही वाला केस था, यदि की तरफ मैग्नेट जा रहा था तो उल्टा केस हो गया। समय करंट की डायरेक्शन ऐसी थी, यहाँ उसको रिपेल करना पड़ा, आने का अपोज करेगी वो, जब आने का अपोज करेगी तो रिपल्शन का फोर्स होगा, और रिपल्शन का फोर्स के लिए दोनों को नॉर्थ पोल जैसा होना पड़ेगा। तो ये दो बातों पे बेटा डिपेंड, मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है या कॉइल से दूर आ रहा है। दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेट का कौन सा पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ है या साउथ पोल है। अगर इसी मैग्नेट को घुमा दोगे तो मैग्नेट आपका इस तरह से है, अगर इसको हमने ऐसे जब घुमा दिया तो जो नॉर्थ पोल था पहले अब वो साउथ पोल हो गया। तब साउथ पोल के लिए हमें चेक करना होगा कि अगर ये साउथ है और यहाँ अट्रैक्शन लाना है तो फिर इसको नॉर्थ होना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इसको चेंज करेगा।
यानी घुमाएगी, लेकिन उसके अंदर वाली करंट अपने आप चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो हमेशा उसका अपोज करेगा। अरे उसी को तो कहते हैं ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यानी कि ये करंट जिस वजह से प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस हुई? जब ये मैग्नेट उसकी तरफ जाने लगा। जब तक ये स्टेशनरी था, जब तक ये अपनी जगह पे पड़ा हुआ था, तब तक करंट नहीं फ्लो हो रही थी। और जैसे उसकी तरफ वो जाने लगा तो वो करंट इंड्यूस्ड हुई, और इंड्यूस्ड होने के बाद उसके आने का अपोज भी करने लगी। सबको म्यूट कर दीजिए सर। मीन्स करंट जब ही इंड्यूस्ड होती है जब मैग्नेट की तरफ जाए या इससे दूर हो जाए, और सबको जैसे म्यूट ही वो करने के लिए पैदा बोल होती दिए। है वो उसके आने अथवा जाने दोनों का ही अपोज करने लगती है। सबको म्यूट कर दीजिए। तो ये नेचर उसका है, समझ में आपको? सर ये नो हमेशा सर, आवाज रिपल्सिव क्लियर करेगा। नहीं है। सब आवाज पीछे क्लियर सब नहीं बोल है रहे हैं, आवाज फंस जाएगी। क्या? सभी को दिक्कत है क्या? आवाज क्लियर नहीं जा रही है? यस सबको म्यूट सर। कर दीजिए। यस सर। नो सर। नो सर। जा रही है ना? नो सर। तो ये यस सर। मधु ये यादव आपने के यहाँ यहाँ पे से आ गया देखा। आवाज। अब इसके बाद क्या दिक्कत था? सर भैंस की आवाज आ रही है। अब इसके बाद क्या दिक्कत था? सर ईएमएफ। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग अ कॉइल। तो यही तो कॉइल वाला केस था, ईएमआई। तो अभी मैंने जस्ट बताया, यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का केस था जो कॉइल के साथ। सर हमेशा रिपल्स ही करेगा क्या? नहीं, अगर वही नॉर्थ पोल के बजाय, या यो कह लीजिए उस मैग्नेट को जब हम दूर ले जा रहे होते, ठीक है, तो उस केस में वो अट्रैक्ट करेगा। जब मैग्नेट हमारा दूर जाएगा तब वो अट्रैक्शन का वहां पे नेचर रहेगा। यदि मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा होगा तो रिपल्शन का नेचर होगा। इससे डायरेक्शन सर माइकल फैराडे का लॉ बताने वाले थे आप। फैराडे लॉ हाँ। जिक्र नहीं हुआ था? नहीं सर। चलो तो फिर देख लो आज उसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, देख लो फिर भी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। फैराडे ने दो लॉ दिए। फर्स्ट लॉ उनका क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है उसे भी यदि हम याद कर ले तो वही फैराडे का फर्स्ट लॉ था। मीन्स जैसे अगर कॉइल के केस में अगर कहें, सर वहाँ पे ए छूट गया है। कहाँ पे बेटा? ओ सॉरी। अगर हम इस कॉइल के लिए ही अगर लेते हैं और ये मैग्नेट के लिए, तो जब भी इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब कि जरूरी नहीं कि कॉइल ये मैग्नेट ही मोशन करे, हो सकता है मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया जाए, कॉइल को ही इसकी तरफ लाए अथवा दूर ले, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो हम कहेंगे कि जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाती है या एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। तो इसी को हम इस तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट लॉ में? एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड। सर फिजिक्स में कितने चैप्टर कोर्स में है? क्या फिजिक्स में? सर कोर्स में चैप्टर कितने सारे चैप्टर हैं, है? चैप्टर सभी हैं। उस चैप्टर से कुछ टॉपिक को हटाया है। जैसे अभी इसके बाद हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी से कुछ सारे टॉपिक्स को हटाया है। सर जरा बताइए कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक है जो नहीं है? आप नेट चलाते हो?
यस सर। तो आप उसमें जाकर के गूगल पे जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, जितना रिड्यूस सिलेबस हुआ है क्लास 10th का CBSE साइंस का। पोर्शन, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं एक एक क्या बताऊंगा उसी चीज को, आप अच्छे से उसको देख लेना। यहाँ देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड in a coil due to relative motion between coil and magnet। इस कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन के कारण एक इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। दिस फिनोमिना is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये इसका फर्स्ट लॉ था, ये आपको याद नहीं करना है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब बेशक मैं बता दे रहा हूं, आपने जब इसका नाम लिया तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड होती है, कब? या ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। इस मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होने पे एक इंड्यूस्ड करंट इसमें उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जो आपने डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का याद किया हुआ है, आप उस डेफिनेशन को भी इसके फर्स्ट लॉ में बता सकते हो। सेकंड है इसका सेकंड लॉ, ये ज्यादा मायने रखता है, मैथमेटिकल फार्मूला है, इसका रिलेशन भी है। ये बताता है कि इसके अंदर जो करंट जो इंड्यूस हो रही है, तो करंट इंड्यूस होने से पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ईएमएफ क्या है? जो आपने सेल के लिए देखा था, उसी तरह का एक ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा। उस ईएमएफ के लिए कह रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड, द EMF induced in coil। इस कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा इज डायरेक्टली proportional to the rate of change in magnetic फ्लक्स। अब कहोगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज है? तो ईएमएफ ये थोड़ा सा आगे हो गया बेटा, यहाँ सिर्फ सुन लो, इसको ज्यादा मतलब याद करने का प्रयास नहीं करना। कह रहा है कि इसके अंदर जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल फाई बाई डेल टी। इसका मतलब डेल फाई क्या चीज है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाएंगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ से पास हो रही होती हैं, जो मैंने पहले दिन ही डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच पासिंग थ्रू द कॉइल, इस कॉइल से होकर के पास होने वाली फील्ड लाइंस में चेंजेज आता है। अभी मान लीजिए 5 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, थोड़ा और नजदीक जाएगा तो 7, और नजदीक जाएगा 10, और नजदीक जाएगा 20, मतलब इस कॉइल से होके पास होगी। दूर जाएगा तो 20 से कम होकर 15, 12, 10, 7, 5, 0। तो ये जो फील्ड लाइंस इस कॉइल से होकर के जो जा रही है, उनमें जितना ही ज्यादा तेजी से चेंजेज होगा। डेल फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और टाइम का क्या है? कितने टाइम में? 1 सेकेंड में 0 से 20 हो गया या 20 से 0 हुआ,
या 2 सेकेंड में 0 से 20 हुआ और 20 से 0 हुआ। तो जितने ही कम टाइम में ज्यादा चेंजेज होगा उतना ही स्ट्रांग ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगा। इट मीन्स आप ऐसे जानो, जितनी तेजी से ये मैग्नेट आगे पीछे मूव करेगा उतना ही जो है स्ट्रांग ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी और उतनी ही ताकतवर करंट इसमें फ्लो करेगी। ये बात समझ में आ रहा होगा कि सेकेंड लॉ ये है कि इस कॉइल और मैग्नेट के बीच जितना फास्ट मूवमेंट होगा, जितना तेजी से ये मोशन करेंगे उतना ही स्ट्रांग ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये इनका सेकेंड था। अब फर्स्ट लॉ क्या था कि जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो एक करंट इसमें फ्लो होगी। तो ये दो आपके लॉ, आपके लेवल से इतना ही याद रखना है फैराडे। पहला लॉ क्या कि जब इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो एक करंट इसमें फ्लो होने लगेगी। और दूसरा क्या लॉ होगा कि जितना ही फास्ट मूवमेंट होगा, इन दोनों के बीच जितना ही तेजी से हम मूवमेंट कराएंगे उतना ही स्ट्रांग ईएमएफ जनरेट होगा। अब इसका मैथमेटिकल कंक्लूजन, रिलेशंस, ये सब हायर क्लासेस की चीज है, वो हम एक आध साल के बाद पढ़ेंगे। ये सिर्फ इतना इसको जान लीजिए। ये था आपका फैराडे का। आपसे पूछा नहीं क्या ईएमएफ? सर लिख लेने दीजिए। मत Yes, लिखो, sir. क्या लिखोगे, ये तुम्हारे काम का नहीं है बेटा, बस सर एक मान लो इतना ही काफी है। सर रुक जाइए इतने ही पे। अब ये आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ, जो एक टॉपिक जो है आपके सिलेबस से सर बाहर कर दिया है। हाँ, गैलोमीटर क्या होता है? क्या चीज? गैलोमीटर। गैलोनोमीटर। देखिए हाँ गैलोनोमीटर सर। क्या करता है, गैलोमीटर डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। वो किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मीन्स पहचानता है, बताता है कि सर्किट में करंट है कि नहीं है। वो मेजर नहीं करता है, वो ये नहीं बताएगा कि 1 एम्पियर की करंट है कि 1.5 एम्पियर की करंट है या 2 एम्पियर की। वो सिर्फ यही बताता है कि सर्किट में करंट है या फिर नहीं। यानी कि है तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। आधी बात समझ में? यस सर। सर नॉट ए Yes, sir. करंट Sir, EMF मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप याद रखिए, ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये अलग बात एम्पियर है। होता है। ये भी जान लीजिए कि इस गैलोनोमीटर को इसके साथ में कुछ चेंजेस करके हम करंट को मेजर भी कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ अगर हम चेंज करें, उसके साथ कुछ और रेजिस्टेंस वायर वगैरह जब जोड़ेंगे तो वो जो है एक तरह से एमीटर के जैसे भी काम कर सकता है। लेकिन अगर एक प्योर सर वोल्टेज मीटर। सुन लो पहले, अगर प्योर गैलोमीटर है तब वो केवल करंट को डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा। हाँ, करंट को मेजर कराने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? एमीटर हो। एनोमीटर। ये करंट को मेजर करेगा कि 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है या फिर कितने एम्पियर। एमीटर का सिंबल ये होता है, सर्किट में ऐसे जोड़ देते हैं। और गैलोमीटर का क्या होगा? जी से, G for galvanometer, which only detect the current in the circuit, and ammeter measure the current in the circuit, while the what will be the value of current in the given circuit. और क्या कह रहे हो? वोल्टमीटर। यस सर। वोल्टमीटर वो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सर्किट। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्किट ये यहाँ पे यूज किया, एक ये रेजिस्टेंस लिया, ये बैटरी है, और इस तरह से हमने। अब हम जानना चाहते हैं बेटे कि इन दो पॉइंट्स के बीच में
ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, भी कितना। तो उसके लिए क्या करोगे, एक इसी के पैरेलल हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट करा दिया। अब ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इन दो टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज को शो करेगा कि 5 वोल्ट का है या 3 वोल्ट का है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है, तो 12 वोल्ट से कुछ कम ही होगा, हो सकता है वो 10 वोल्ट हो या फिर 8 वोल्ट हो। यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट के बीच, उसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, वोल्ट में आता है, और एमीटर का आपने देखा है। ठीक है, अब तो सर कोई आपके डाउट नहीं है? पास बुक है? सर हाँ बोलो। सर जैसे देता है ना डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर में, हाँ हाँ किस तरह की करंट मतलब फ्लो करती है, किधर का फ्लो करता है, हाँ हाँ, तो उसमें ज्यादा कम तो होता है ना? नहीं वो सिर्फ इतना देखो, उसकी जो घड़ी होती है ना गैल्वेनोमीटर की, यस सर। यहाँ 0 दिखाएगा, हाँ 0 होता है, और इधर भी ऐसे बने रहते हैं, 10, 20, 30 होता है। ये इसकी जो है निडिल हो गई। यस सर। इस तरह से मान लीजिए दे दिया, ठीक है, ठीक, ये गैल्वेनोमीटर आपका होगा। यस सर। अब अगर ये 0 पे है, यानी कि उसको नल पोजीशन कहा जाता है, मींस नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। यस। अब जैसे मान लीजिए करंट अगर उस पे आएगा, तो करंट की डायरेक्शन भी होगी ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां कॉइल में भी, यानी सर्किट में भी अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या रह गई, क्लॉकवाइज, तो नीडल आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करीब यहाँ पे इंडिकेट आ जाए करने लगेगी। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो यहाँ पर आ जाएगी। तो वो सिर्फ यही बताएगा। अब ये जो तुम्हारा 10 और 20 जो दिया हुआ है, तो सिर्फ इसीलिए दिया, हमने क्या आपसे बताया कि इसके साथ कुछ चेंजेस करके एज ए अमीटर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम करंट को इससे मेजर भी कर सकते हैं इन सम क्रिटिकल केसेस। उसके लिए अब अलग से उसके साथ में कुछ और जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज में केवल गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कराओगे तब वो इन 10 और 20 का कोई मतलब नहीं है, इन सेक्शन का कोई मतलब नहीं है, केवल 0 का मतलब है, और इधर लेफ्ट साइड का डिफ्लेक्शन का मतलब है, और राइट डिफ्लेक्शन का मतलब है। सर लेकिन दे इसलिए दिया है कि क्या पता हमें जरूरत है, तो हमें करंट को मेजर भी करना है और हमारे पास जो एमीटर है वो खराब पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन करंट को हमें करना है। तो एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी पढ़े हो ना अपने में, तो उसी तरह से कुछ जुगाड़ लगा करके हम इस गैल्वेनोमीटर को या इसके द्वारा करंट को मेजर भी कर लेते हैं। तब के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है सर। हम बहुत समझ। हाँ सर 10 और 20 का मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? नहीं नहीं, ये 10 और 20 का मतलब उस समय होगा, ये डिविजन्स हैं, ये हमने कम ही बनाया है ना, ये 10 डिविजन्स होगा, यानी कि जब हम इसको एमीटर के जैसे यूज करेंगे तब होगा कि ये 10 एम्पियर को शो करेगा, 0 से और यहाँ तक निडिल अगर जो है, अगर निडिल यहाँ आ गई तो जिस समय करंट मेजर करने के लिए यूज किए होंगे, अगर निडिल 10 पे आ गई, इसका मतलब कि 10 एम्पियर की करंट को शो कर रहा है। सर रेजिस्टेंस कैसे मतलब मेजर करते हैं इसमें? हाँ, रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते, पता कर सकते? अब आप उस उतना डीप में मत जाइए ना, वो चीज आपके अभी नहीं है समझ, उसको समझने के लिए उसके पहले बहुत सी चीजों को समझना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम एमीटर के रूप में यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, तो वो सब बहुत आगे की चीज है कि हमारे पास मान लीजिए वोल्टमीटर नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर, यानी कि सर तो मतलब रेजिस्टेंस तो होता होगा ना, रेजिस्टेंस तो होता होगा ना? क्या रेजिस्टेंस? यस सर। हाँ होता है, बिल्कुल, हर इंस्ट्रूमेंट का कुछ रेजिस्टेंस होगा।
अब यदि हमें अगर इसको अगर एमीटर के रूप में यूज करना होता है तो अलग से एक सर्किट बनाई जाती है केवल इसके लिए। उसमें एक लो रेजिस्टेंस रखा जाता है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, एक बहुत ही कम वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन करके तब हम एक मीटर के जैसा, तब इन सेक्शन और डिविजन्स का मतलब हमें वहां समझ में आएगा। यहाँ हमसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर हमारा करता क्या है, ठीक, तो हमें बताना होगा इट ओनली इन द सर्किट। सर हाँ बोलो सर EM क्या चीज बेटा? EMF EMF तो हमने 2 दिन बताया था, फिर से EMF क्या चीज है? सर आपके पास बुक है? कौन सी बुक? NCERT। नहीं बेटा मेरे पास किसी बुक नहीं है। यहाँ देखो EMF को समझ लो। जैसे मान लीजिए हमने एक सेल ले लिया, उसका कुछ EMF होगा, जैसे मान लो ये 1.5 वोल्ट का ही है, सेल है। अब सेल करता क्या है? तो पूरे इस सर्किट में चार्ज को आता है, मीन्स एक चार्ज Q फ्लो होता है इस तरह से, ये चार्ज फ्लो, लगातार चार्ज जो है फ्लो होता रहता है और हम कहते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब किसी भी सेल के लिए चार्ज फ्लो होगा तो उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें उस बैटरी के थ्रू कुछ वर्क डन करना होता है, कुछ हमें वर्क कराना होता है। तो वो वर्क कैसे होगा? वर्क डन टू फ्लो the unit charge throughout the circuit, पूरे सर्किट throughout the circuit with cell, सेल सहित बल्कि कह लेते हैं, with cell is called its EMF। EMF को स्मॉल ई से दिखाते हैं और वो W/Q के इक्वल आता है। क्या कह रहे हैं? इस Q चार्ज को अगर मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज ले लिया, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इस पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितनी एनर्जी वो मतलब देता है या खर्च करता है, उस एनर्जी को ही उस सेल का EMF कहलाता है। हो सकता है कि यूनिट चार्ज सप्लाई देने में या मूव कराने में जो बड़ा सेल होगा तो ज्यादा एनर्जी देगा, तो उसका EMF ज्यादा होगा। अगर छोटा सेल, घड़ी वाला सेल आपने इस्तेमाल किया है तो वो बहुत ही कम एनर्जी मतलब प्रोवाइड कराएगा, मात्र 1.5 के आसपास ही कराएगा, 1.5 वोल्ट का जो होता है। बड़ी वाली जो ट्यूबुलर बैटरी है जो 12 वोल्ट की आती है, वह सिंगल यानी यूनिट कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने के लिए वह 12 वोल्ट यानी कि 12 जूल एनर्जी खर्च करता है। तो इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में वो बैटरी जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, यानी जितनी एनर्जी वो देगी कह सकते हैं या खर्च करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्यूबुलर बैटरी? क्या बेटा? हाँ बोलो, क्या ट्यूबुलर बोल रहे हैं? चलो ठीक है, इस तरह से मतलब उस सेल का EMF हम डिफाइन कर लेंगे। EMF ये भी मैंने